So very good morning to all of you. In the previous lecture, we have read about average value, mean value of alternating EMF and current. उसके बाद हमने कल पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, इसके दो और नाम है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये दो नाम और है इसके। आरएमएस वैल्यू के दो नाम और है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, और हमने कल देखा जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज वैल्यू। अगर हम लिखें यहां पर तो जो आरएमएस वैल्यू है वो है 70.7। कितनी? 70.7% ऑफ आई नोट। ठीक है, और ये तो है आरएमएस वैल्यू। और दूसरी जो है हमारे पास मीन वैल्यू, ये है 63.7% ऑफ आई नोट। अच्छा, एक और डिफरेंस है इनमें कि जो मीन वैल्यू है हमेशा हम हाफ साइकिल पे लेते हैं और जो आरएमएस वैल्यू है वो हमेशा हम फुल साइकिल पे लेते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं एसी सर्किट विद रेजिस्टर, एसी सर्किट विद इंडक्टर, एसी सर्किट विद कैपेसिटर। देखो सिंपल सी बात हमारे पास है अभी यहाँ पर, हमने यहाँ पे तीन अलग अलग डिवाइसेस पढ़ने, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर के बारे में आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, आप उसके बारे में जानते भी हो। रजिस्टर क्या काम करता है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर, कैपेसिटर अब आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ लिया आपने कैपेसिटर के बारे में। व्हाट इज कैपेसिटर? कैन एनीवन डिफाइन? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? किस काम आता है कैपेसिटर? एनर्जी स्टोर करने। बिल्कुल, एनर्जी स्टोर करने को, चार्ज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चार्ज स्टोर करने को, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने को। ठीक है, और ये थर्ड जो अब नया पढ़ोगे आप कॉन्सेप्ट है इसमें, इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली बेटा कोयल ही होती है। आपने सोलेनोइड पढ़ा होगा, सोलेनोइड। ठीक है, ऐसी कुछ शेप होती है, तो सोलेनोइड वाली जो शेप होती है उसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो आप ये तीन डिवाइसेस पढ़ोगे, पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है आपको, एलसीआर सर्किट। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक पे लगभग 10 में से 9 टाइम्स इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में से। एलसीआर, अब इसमें एलसीआर सिर्फ अकेला नहीं है, इसमें एलसीआर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। लेकिन एलसीआर देखो, इंडक्टर का सिंबल होता है एल, सेल्फ इंडक्टेंस, जो आप इसके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हो। कैपेसिटर का सिंबल सी और रजिस्टर का सिंबल आर, इसलिए इसको बोल दिया एलसीआर सर्किट। इसमें तीनों लग जाएंगे। पहले हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, रजिस्टर जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, इंडक्टर लगाएंगे तो क्या होता है, कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होता है, और जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तब क्या फर्क आता है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला टॉपिक है हमारे पास सिर्फ रजिस्टर, एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। अगर हमारे एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा है, सबसे पहले तो डायग्राम देख लो। यहां पर एक रजिस्टर लगा है आर, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, और यहां पर एसी सप्लाई है और कुछ नहीं लगा हुआ इसमें। तो हमें पता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? E अपॉन आर। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, यहाँ E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को पुट कर देंगे तो ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ई नॉट अपॉन आर है ये किसकी वैल्यू है बेटा? आई नॉट की वैल्यू है। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, आई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर आप एक ना, जैसे मान लो इसको एक इक्वेशन मान लो, देखो बेटा पीपीटीज है, थोड़ा शॉर्टकट है, आपको लॉन्ग कट ही पढ़ना है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये होगी आपकी, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 2 बन गई। अब क्या करोगे, जब आपके पास यहाँ तक आ गया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लिमिट लगा दोगे। देखो
आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट व्हेन, कब? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब साइन ओमेगा टी कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा जब, ठीक। तो जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो आई आई नोट के इक्वल होगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी आपके पास? आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। तो ऐसे हम लिमिट्स लगाते हैं, फिर यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। बाकी अगर आप नोट्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा क्लियरली, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा भी दिया आपको। तो आर की वैल्यू ई नोट अपॉन आई नोट, और हमें पता है आर का फॉर्मूला होता भी क्या है ओम्स लॉ से, वी अपॉन आई। ईएमएफ एंड करंट आर द सेम फेज। अब अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और 3 कंपेयर करेंगे, तो जो साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो इससे क्या पता चलता है जो ईएमएफ और करंट है वो सेम फेज में है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है उनमें। ये हमें डायग्राम डालना है ऐसे, मतलब सेम फेज में होने का मतलब क्या है? देखो सेम फेज में होने का मतलब है टू वेव्स आर सेड टू बी इन सेम फेज इफ देयर मैक्सिमा, ये जो इनके मैक्सिमम है, सेम टाइम पे आ रहे हैं, जीरो ऑल्सो occurs on same time, minimum also occurs on same time। मतलब two waves are said to be in same phase if their maxima, minima and zero occurs at same time। और आप देख पा रहे हो शायद इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये लाल वाली बेटा करंट है, जो रेड वाली जो है वेव ये करंट है, और ये जो ब्लू वाली है ऊपर वाली ये ईएमएफ है, क्योंकि आपको पता है कि करंट हमेशा ईएमएफ या वोल्टेज से कम ही रहता है। ओके, स्टार्टिंग में सेम डायरेक्शन चली थी, लेकिन उसके बाद ई आई कम होता गया। तो टू वेव्स आर सेड टू बी इन सेम फेज इफ देयर मैक्सिमा, मिनिमा एंड जीरो लाई एट द सेम टाइम पे है। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट जो मैक्सिमा है सेम टाइम पर आ रहा है, जीरो भी सेम टाइम पे आ रहा है, और मिनिमा भी सेम टाइम पे आ रहा है, तो ये सेम फेज में है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बेटा, ये है बेटा फेजर डायग्राम। दोनों देखो बेटा सेम लाइन पे होगा, जो ब्लू वाला है वो ई नोट को दिखा रहा है, रेड वाला आई नोट को दिखा रहा है, ये ओमेगा टी का। अब एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर, अभी हमने सिर्फ रजिस्टर लगाया था, अब प्योर इंडक्टर लगाएंगे। इंडक्टर आपको दिख रहा है, ये इंडक्टर है सोलेनोइड की तरह ही है, और यहाँ पे एसी सप्लाई दे दी हमने इसको। अगेन E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर इज E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस का जब हम डेरिवेशन किया था तो वहां पे हमने पढ़ा था ये। In order to maintain the flow of current, the applied EMF must be equal and opposite to the induced EMF। ठीक है, जो applied EMF है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो E is equal to L di by dt, यहाँ पे लिखा हुआ है ये induced EMF है बेटा। और अगर हम चाहते हैं कि जो करंट का फ्लो है लगातार बना रहे, तो उसके लिए जो अप्लाइड EMF है, जो हमने यहाँ से अप्लाई की है, वो इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए, तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और E की वैल्यू पुट कर देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से DL की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? E नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, सॉरी DI की वैल्यू सॉरी। अब आपको दिख गया यहाँ पे बेटा DI आ गया। अब अगर आपको DI से I बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज DI का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? I, और हमें यही तो चाहिए। तो यहां से दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है।
और ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। जब हम पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, ये होगी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल या एल ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस बाहर ले लिया हमने कॉस ओमेगा टी। ठीक है, डन। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि देखो जो ईएमएफ वाली जो वेव है वो साइन के टर्म्स में है और ये कोसाइन के टर्म्स में आई, तो हम इस माइनस को यूज कर लेंगे और कोस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। कैसे कर सकते हैं, साइन 90 माइनस पाई बाय 2, ये जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो साइन 90 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट रख देंगे। हमें पता है कि आई की वैल्यू आई नोट कब होगी, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम पुट कर देंगे तो आई नोट की जगह क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक नई टर्म है एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो करंट फिर भी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगाया, बट हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो एक इंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसको हमने एक अलग से नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली। ये जो एल ओमेगा है, जैसे आपको पता है आई नोट इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ई नोट अपॉन एल ओमेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है आई नोट इज इक्वल टू ई नोट ई नोट अपॉन आर, ये भी होता है ना बेटा, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे आई नोट की जगह आई नोट है, ई नोट की जगह ई नोट है, लेकिन ये जो एल ओमेगा है इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जो एल ओमेगा है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लेज द सेम रोल एज रेजिस्टेंस प्लेज इन केस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम, इसीलिए जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वही इसकी यूनिट भी है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एल ओमेगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फेस को कंपेयर करेंगे, जब हम फेस को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे इक्वेशन आगे दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एस एफ, और यहाँ पे क्या I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसमें जो करंट है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, इसीलिए जो करंट है वो पीछे रहेगा। किससे पीछे रहेगा, ईएमएफ से। जब आप डायग्राम बनाओ और कितने एंगल से रहेगा, पाई बाय 2 से, बिकॉज माइनस है। अगर यहाँ पे होता ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जो अगले केस में आएगा, कैपेसिटर केस में आएगा, तो वहां पर करंट लीड करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं अभी हम इसके डायग्राम में। देखो अब ध्यान से, ये आपके पास वेव बन गई, एंगल्स बना दिए हमने, उसके बाद टाइम्स बना दिए टाइम पीरियड के लिए। देखो ध्यान से, दोबारा देखो एक बार, ये ई होगी ब्लू वाली वेव और रेड वाली वेव होगी आई। क्या दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग से ही इनमें डिफरेंस है पाई बाय 2 का। देखो
जब टाइम जीरो है, एंगल जीरो है, तब भी इनमें डिफरेंस है पाई बाय 2 का, बिकॉज जो करंट वाली जो वेव है वो कोसाइन वेव है। कोसाइन वेव कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती, या तो प्लस 90 से शुरू होगी या माइनस 90 से शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा माइनस है, तो माइनस की वजह से वो नीचे से शुरू होगी। अगर यहाँ पे प्लस कोस ओमेगा टी होता तो ऊपर से शुरू होती। तो यहाँ पर जो करंट है, जब एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा है, तो उस केस में करंट और ईएमएफ के बीच में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, और इसमें करंट लैग करता है, करंट पिछड़ता है। तो इनमें फेज डिफरेंस है बेटा, कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2। ये फेजर डायग्राम, ये ई नोट और ये आई नोट, कुछ ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। डन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला। अब कैपेसिटर का देखिए, कैपेसिटर का सिंबल आप लोगों को पता ही है, यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ चुके हो। सेम E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, Q इज इक्वल टू सीई। देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली V और I का ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म, बिकॉज हम आगे डायोड भी पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, हर जगह आपको V और I का ग्राफ ही बनाना है। इसलिए हम 10th में तो पढ़ते हैं ओम्स लॉ में, 11th में नहीं पढ़ते, लेकिन 12th में हम ये दोबारा से पढ़ते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ग्राफ जो बन रहे हैं ना, बेसिकली ये पोटेंशियल और करंट के ग्राफ ही है, कि कैसे पोटेंशियल को चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है, कैसे उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, Q इज इक्वल टू सीई, ठीक है। E की वैल्यू पुट कर देंगे C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हमें I की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ से आ गया Q इज इक्वल टू सीई, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा सी ओमेगा, ठीक है, सी ओमेगा इंटू ई नॉट। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने एक चेंज किया है, देखो क्या चेंज किया, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C बाहर, बिकॉज C इज कांस्टेंट, ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगी बेटा? cos ओमेगा टी। और मैंने आपको एक रूल बताया, पीटीए रूल, पहले पावर की होती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है, फिर एंगल की होती है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो कर दी, साइन का आपने लिख दिया cos, बट अभी ये जो इसका एंगल है ओमेगा टी, उसकी भी तो होगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी? ओमेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ई नॉट, ठीक है, cos ओमेगा टी, और आप देख पा रहे हो बेटा प्लस वाली आई है cos ओमेगा टी, तो इसलिए मैक्सिमम शुरू होगा ओमेगा टी इंटू सी ओमेगा। ये आ गया, सी ओमेगा आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज किया है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई नोट 1 अपॉन सी ओमेगा, तो इट इज नॉट रॉन्ग। ये उन्हें थोड़ा सा बेटा मैथमेटिक्स की जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज किया है, तो इन्होंने सी ओमेगा को लिख दिया 1 बाय सी ओमेगा। गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप इसको रिस्टोर करोगे तो सी ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। अकॉर्डिंग टू मैथ्स हम चेंजेस कर सकते हैं, अनलेस जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज ना करें। तो इसीलिए हमने सी ओमेगा को 1 बाय सी ओमेगा लिख दिया, तो भी जब आप इसको सोल्व करोगे तो सी ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं आएगा। तो उन्होंने यही किया, और ये किया क्यों? बिकॉज हमें यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो अगेन फिर उसके बाद ये जो ई नोट अपॉन 1 बाय सी ओमेगा है या ओमेगा सी है, ये किसकी वैल्यू है? आई नोट की। अगेन आप क्या करोगे, कंडीशन रख दोगे, और आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, इसीलिए जो कोसाइन वेव तो है बट ये मैक्सिमम से शुरू होगी। where I naught is equal to E naught upon 1 by C omega and XC। अब जैसे कि इंडक्टिव में था, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
और उसका फॉर्मूला क्या है, 1/ओमेगा c। सिमिलरली हम कंपेयर करके ही बताएंगे। और इसकी यूनिट भी क्या है, ओम, बिकॉज ये वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, ये 1 को और ये मान लो 2 कंपेयर करें, तो इसका एंगल है ओमेगा टी, इसका एंगल है ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसमें करंट हमेशा आगे रहेगा ईएमएफ से। देखो अब डायग्राम में, ये हो गए एंगल्स, ये हो गया टाइम, ये ई और आई, अगेन ब्लू वाला ईएमएफ और रेड वाला करंट। आप देख पा रहे हो शुरुआत से ही जो करंट है वो आगे है। जब ईएमएफ 0 था तो करंट 90 था, मैक्सिमम था। ठीक है, तो इसलिए लीड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3 थिंग्स, बिकॉज ये समझोगे तभी आप एलसीआर सर्किट समझ पाओगे। तो अभी तक हम एक समरी निकाले अगर हम, तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली करंट एंड ईएमएफ आर इन, मैं एक बार एक समरी अगर हम याद रखें थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब दोनों को दोनों सेम फेज में, बिकॉज ये फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2, करंट पिछड़ता है इंडक्टर के केस में। और ये इनके फेजर डायग्राम में याद रखिए बेटा, ये इनका फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम। ठीक है, कितना π/2 से पिछड़ता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स, करंट आगे रहता है, कितने एंगल से, π/2 से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है बिकॉज एलसीआर में यूज होगा, आगे अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एक्सएल, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी। एक्सएल और एक्ससी ये दोनों फ्रीक्वेंसी कैसे वो करते हैं, वेरिएट करते हैं। ठीक है, I नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा, तो XL इज इक्वल टू एल ओमेगा। XL की वैल्यू कितनी है, एल ओमेगा। अब हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो XL और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप बना, सामने है इसके, तो मल्टीप्लाई में, तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL भी बढ़ेगा। ये देखो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XL और फ्रीक्वेंसी। अब XC की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स XC का फॉर्मूला क्या है, 1/c ओमेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू c, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC घटेगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो XL बढ़ेगा। इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेट करंट। तो जो इंडक्टर होता है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को कम कर सकता है, डायरेक्ट करंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी आएगा, व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है ये, और ये जनरल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, व्हाई? कैन एनीवन टेल व्हाई अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी? कैसे ब्लॉक करेगा? इसी में इसका आंसर है, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है ना एक्सी वाला, ये जो है, इसी में इसका आंसर है, व्हाई अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। देखो सिंपल सा इसका आंसर है, आप देख पा रहे हो XC का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C। और आपको पता है जो डीसी करंट होता है ना, डीसी करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। क्योंकि डीसी की साइकिल, अगर हम डीसी का ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें, डीसी ऐसे चलेगा लगातार ऐसे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक साइकिल तभी खत्म होगी जब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब अगर
फ्रीक्वेंसी की जगह हम 0 पुट कर दे तो 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी। तो अ कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, दैट इज व्हाई अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कैपेसिटेंस अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट बट ब्लॉक्स डीसी। रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एलसीआर। अब हमने क्या कर दिया, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों को जोड़ दिया, और इसे एक और नाम भी बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। एक और नाम भी बोलेंगे इसे, सीरीज, के तीनों सीरीज में लगे हुए बेटा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। अच्छा, ये आपको भी याद रखना है, इंडक्टर के केस में करंट पीछे, ठीक है, और ईएमएफ आगे। अगर हम थोड़ा बना के दिखाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ई और आई, क्योंकि ईएमएफ आगे है कितने एंगल से, π/2। कैपेसिटर के केस में करंट आगे और ईएमएफ पीछे, यहां पे लिख लेंगे ईएल, यहां पे लिख लेंगे ईसी, यहां पे लिख लेंगे आई। तो कैपेसिटर के केस में करंट आगे है कितने एंगल से आगे, π/2। रेजिस्टर के केस में दोनों सेम डायरेक्शन, रेजिस्टर के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ई आर और आई, ठीक है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ उन्होंने बेटा देखो VL, VC, VR दिया हुआ है, आप लोग EL, EC और ER भी ले सकते हो। The applied EMF appears as voltage drops VR, VL, VC across R, L and C respectively। अच्छा, इसको LCR लिखो, RLC लिखो, CLR लिखो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज सीरीज में लगे हुए तीनों। इन कैपिटल R, इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे इसको हम। इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इन C, इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। ये इन्होंने क्या कर दिया, ये जो मैंने 3 डायग्राम बनाए, इन तीनों को कंबाइन कर दिया। देखो, दोबारा से देखो जरा कैसे बना रहा है डायग्राम। मैंने तीनों को अलग अलग करके दिखाया था ना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप क्लियर दिखे। देखो अब उसने कैसे किया, अब हमें पता है रजिस्टर केस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है, तो इन आर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, एक स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया। इसी में आई और इसी में ईआर भी दिखा देंगे या वीआर भी दिखा देंगे, ठीक है। अब इंडक्टर के केस में जो करंट है वो पिछड़ता है वोल्टेज से कितने एंगल से, π/2, तो ये हमने दिखा दिया VL, और ये हमने करंट तो है ही हमारे पास एक्स के लोग, पॉजिटिव एक्सिस के लोग हमने VL दिखा दिया। कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2, तो इसमें करंट लीड करता है, इसलिए करंट ऊपर और VC नीचे। तो अब देखो यहाँ पर, अब हमें फॉर्मूला पता है, ये जो VL है और VC है दोनों वेक्टर क्वांटिटी मान लो, ठीक है, और VL ऊपर की तरफ जा रहा है, VC नीचे की तरफ जा रहा है। अब ऑफ कोर्स हम इनका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम नेगेटिव VC ले लेंगे, नेगेटिव VC की डायरेक्शन क्या होगी, जो VL की डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की तरफ, और अगर हम दोनों को माइनस कर दे, ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते ना ऐसे, एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है, तो पहला हमारा काम क्या होता है, जो ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है उसको नॉर्थ की तरफ कर देंगे। कैसे कर देंगे, मान लो वो 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है नॉर्थ की तरफ, 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है साउथ की तरफ, तो हम क्या ले लेंगे, -75, तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने VC को -VC ले लिया, तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, तो VL -VC, ठीक है। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंपीडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे एक नई टर्म आती है, अभी आपने पढ़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब आप एक नई टर्म पढ़ोगे इंपीडेंस, ठीक है।
और उस यहाँ पे आएगा VL माइनस VC, ऊपर आ जाएगा y एक्सिस पे आ जाएगा VL माइनस VC, और यहाँ पे आ जाएगा VR। और आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, दिख रहा है आपको ये? पैरेललोग्राम लॉ याद होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं जो 11th में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो बहुत जरूरी हो जाती है 12th के लिए। आपको अगर पैरेललोग्राम लॉ याद होगा तो डेफिनेटली कर पाओगे। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम लॉ? हरी अप, टर्न ऑन योर माइक, जल्दी से बताओ कोई बच्चा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम लॉ? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। बिल्कुल 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 ठीक है। तो जो y स्क्वायर के जो y के लोग हैं, y एक्सिस के लोग हैं, उसको ले लिया VR का स्क्वायर, ठीक है, x एक्सिस वाले को, फिर y एक्सिस वाले को। लेकिन यहाँ पे जो 2ab cos थीटा है वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, कोई बता पाएगा? जो 2ab cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? क्योंकि बेटा एंगल कितना है इसमें, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है? पूरा एंगल π/2। और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है बेटा 0। cos 90 कितना होता है? 0। तो इसीलिए हमने जो तीसरी टर्म है 2ab cos थीटा वो नहीं लिखी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता चल गया E इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में आप ये बात लिख सकते हो कि कितना हो जाएगा, थीटा 90 है और cos 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है, इसीलिए जो तीसरी टर्म है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, ये जो V की वैल्यू है, देखो यहाँ पर कैसे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे VR है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट तो तीनों में सेम है, IR, ठीक है। ऐसे ही VL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, IXL। अच्छा, VC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IXC, ठीक है। ये पुट कर देंगे तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी Z। नई टर्म क्या आ जाएगी बेटा? Z इज नोन एज इंपीडेंस। आपने रिएक्टेंस पढ़े, कंडक्टिव और कैपेसिटिव और इंडक्टिव, तो अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम? इंपीडेंस। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे जब हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे, बिकॉज आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ में हम एक बार मैग्नीट्यूड निकालते हैं और एक बार डायरेक्शन भी निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे फाई है तो इसलिए टेंजेंट फाई इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? y एक्सिस के लंब जो होता है, और बेस कितना है? जो एक्सिस के लंब होता है, दैट इज r, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। सो टेंजेंट फाई XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। स्पेशल केसेस, अगर XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो तो टेंजेंट फाई पॉजिटिव हो जाएगा, फाई इज पॉजिटिव। द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय एंगल फाई एंड द LCR सर्किट इज इंडक्टेंस और डोमिनेटेड सर्किट। अगर XL की वैल्यू ज्यादा हुई XC से तो इसका मतलब जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, उसका डोमिनेंस ज्यादा है। अगर XL की वैल्यू कम हुई तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस डोमिनेटेड और टेंजेंट फाई कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो टेंजेंट फाई 0 हो जाएगा। द करंट एंड EMF आर इन सेम फेज उस वक्त जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे। ये एक स्पेशल केस है ये वाला। ये टर्म आपने पढ़ी होगी, एक टर्म आती है रेजोनेंस, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने टर्म रेजोनेंस। इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो गया। पहले 3 रेजिस्टेंस लग रहे थे, जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R की वजह से रहेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you all understand the terms. ठीक है, so thank you all.